हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में। ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को हम लोग अध्ययन करने वाले। चैप्टर नंबर 4 का यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आज के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपरा ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और कारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? अब हम लोग पढ़ेंगे अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों, बाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिमी के नगरों से मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। अब हम लोग पढ़ेंगे यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो। एक और समस्या पर नज़र डालते हैं तो हमने ये पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं। तो यह है महाबलीपुरम की एक मूर्ति है। महाबलीपुरम जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है, वहाँ पर महाबलीपुरम मूर्ति है में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है उसमें जो है किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या फिर चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे है एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। अब हम लोग देखेंगे काल रेखा, महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कब हुआ उसके बारे में।
लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं प्रारंभ हुई। उसके बाद लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं की शुरुआत हुई। उसके बाद लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। फिर लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बनाए गए। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन की परंपराएं जो है प्रारंभ हुई। लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर बनवाए गए। तो 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर बनवाए गए अशोक के द्वारा। अब हम लोग काल रेखा 2 को देखते हैं। प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 19वीं सदी 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई। तो 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई कलकत्ता में। फिर 1834 में रामराज लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन किया गया। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की 1834 में। उसके बाद 1835 से 1842 में जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। उसके बाद 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई। तो 1851 में मद्रास की स्थापना की गई, मद्रास में गवर्नमेंट म्यूजियम की। फिर 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। उसके बाद 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि का प्रकाशन किया गया। उसके बाद 1880 में तो एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। तो 1880 में जो है एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष जो है बनाया गया। फिर 1888 में तो ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया गया जाना था। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी में देखेंगे तो 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन किया गया। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। फिर 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर नंबर 4 जो था हम लोग का समाप्त हो गया है। यह लास्ट था आज का वीडियो हम लोग का। तो हम लोगों ने काल रेखा को देख लिया है, इसके बाद अब समाप्त है।